अवधेश जी, ये जमाती जो हैं वो तो हिंदुओं के साथ बर्बर व्यवहार कर ही रहे थे, आगजनी हो ही रही थी, हिंदुओं की हत्या हो ही रही थी। ये लग रहा था कि चलिए ठीक है, चुनाव होंगे, सरकार आएगी तो ये अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा अत्याचार खत्म होगा। लेकिन जब खुद ही एनसीपी जमातियों की गोद में जाकर बैठ जाए तो क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं, देखिए, इस समय बांग्लादेश जितने हम लोग सोच रहे थे उससे ज्यादा अनिश्चितता के भंवर में है। एक अराजक स्थिति है। वहाँ की तस्वीर बिल्कुल अस्पष्ट है। कुछ मायनों में केवल एक चीज स्पष्ट है, तो ये है कि वहाँ किसी भी सूरत में जो कट्टरपंथी तत्व हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। आज की स्थिति में केवल एक चीज सत्य है। अब इस समय एनसीपी का जो जमात के साथ गठबंधन हुआ है, उसके विरोध में जो उस समय छात्र मूवमेंट के एक और बड़े हीरो थे महफूज आलम, उसने इस्तीफा दिया है। आपने खुद समाचार में सुना है कि 30 लोगों ने किया है, लेकिन अब 30 से ज्यादा भी संख्या है, क्योंकि वहां एक वर्ग है छोटा सा जिनका एक कांटेक्ट है एनजीओ वगैरह चलाने से, दुनिया के स्तर पर भी, कुछ मीडिया के स्तर पर भी। और जो जमात का कैरेक्टर रहा है, अब बांग्लादेश के अंदर भी शेख हसीना के विद्रोह के बाद एक समूह सोचने लगा है इस बात पर कि भाई जमात ने तो पाकिस्तानियों का साथ ही नहीं दिया, बल्कि जो 10 से 30 लाख लोग मारे गए उसमें मुसलमान भी शामिल थे, उनकी हत्याओं में कराने में इनकी भूमिका थी। और भाषण में भी कहा गया है, जो लोग छोड़ के गए हैं उनमें उन्होंने कहा है कि भाई जमात ने तो उस समय हत्याएं करवाई थी मिलकर के, और इसका कैरेक्टर ऐसा ही रहा है, तो उसके साथ हमको कैसे जाना चाहिए, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन यह वर्ग इतना बड़ा नहीं है कि इस समय बांग्लादेश की घटना को प्रभावित करे। जो दूसरी स्थिति हो रही है, बांग्लादेश के एक मानवाधिकार संगठन ने कल ही एक रिपोर्ट जारी किया है। उसने यह बताया है कि पिछले कुछ दिनों में 32 ईश निंदा की घटनाएं हुई, 32, जिनमें से एक भी घटना ईश निंदा की नहीं थी, वह कहा है। और बांग्लादेश में ईश निंदा के लिए केवल 2 वर्ष की सजा है। वो पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है वहां, और इसके बावजूद लोगों को वहां मारा जा रहा है। और उसने सरकार को कहा है कि अगर यह स्थिति रहेगी तो पूरी दुनिया में बांग्लादेश को बदनामी होगी। ये जो आप ईश निंदा की बात कर रहे हैं ना, ईश निंदा क्या होती है उससे जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको बता दूं। चिट्टागोंग में ही विनोद जी, मंदिर में घुसकर मूर्तियों का वस्त्र उतारने वाले एक मुसलमान व्यक्ति से जब पुलिस ने पूछा ये तुमने क्यों किया और किस लिए किया, सेना ने उसको गिरफ्तार किया, तो उसने कहा कि ये जिहाद के तहत उन्होंने किया, और उनके मुताबिक इस्लाम में मूर्ति पूजा क्योंकि निषिद्ध है इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए उसने ये काम किया। वो खुद खुले में बोल रहे हैं। जो अवधेश जी कह रहे थे, ये जो कट्टरपंथी जमातों का, जमात इस्लामी का जिस तरह प्रभाव बढ़ रहा है वहां पर, ये उसका एक प्रतीक, संकेत है, एक नमूना है कि इस तरह एक व्यक्ति जाकर के मंदिर में घुस करके पॉलिटिकल अलायंस जमातियों के साथ कर देने का मतलब यही है ना कि आप धार्मिक फासिवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। देखिए, उसमें क्या है कि जो छात्र आंदोलन हुआ था उसमें हर तरह के तत्व शामिल थे, और जाहिर है जमात ने उसको पैक किया उस पूरे आंदोलन को। तो जो लिबरल थे वो इस अलायंस के खिलाफ हैं, जिन्होंने छोड़ा है, लेकिन एक कट्टरपंथी छात्रों में भी तो भाई, छात्र भी तो ऐसा तो है नहीं, वो भी तो उसी धारा से निकले हुए हैं। तो बहुत सारे छात्र जो है उनको लगता है कि जमात के साथ मिल करके हम जो है सरकार बना लेंगे, तो उन्होंने अलायंस कर लिया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जमात के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, इनका इस्तेमाल करके जमात सरकार बनाएगी और वहाँ अपना एजेंडा लागू करेगी। अभी आज ही खबर एक मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के राजदूत आकर के मिले हैं मोहम्मद यूनुस से, और वहाँ ढाका और इस्लामाबाद के बीच में सीधी फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। यानी पूरी तरह से पाकिस्तान की गोद में बैठ गया है बांग्लादेश। जिस पाकिस्तान ने वो टिक्का खां का वो मैस्कर याद करिए जिसमें 20 लाख लोग मारे गए थे, और उसमें सारे मतलब बंगाली थे, जो सबसे बड़ा प्रोवोकिंग पॉइंट था। आज उसी पाकिस्तान की गोद में आप बैठ रहे हो, और जिस तरह कट्टरपंथी अब वो रहमान साहब आए हैं, उनके बेटे खालिदा जिया के, उनका क्या स्टैंड होता है, वो किस तरह से बीएनपी को किस धारा पर ले जाते हैं, सारे अभी ऑब्जर्वेशन के सर। अगली खबर पर बढ़ने से पहले इतना ये समझ में आ रहा है, इस वक्त बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का जो ढोंग और दिखावा भी हो रहा है, ये वाकई में सिर्फ दिखावा है। हिंदुओं पर जुल्म के इंतहा है, पता नहीं आगे ये कहां जाकर रुकेगी। हम बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एफआईआर की, जिसे लेकर लखनऊ में आज बीजेपी मंथन करने वाली है। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के वर्कशॉप होने जा रही है। यूपी के बड़े शहरों में वोटर्स के नाम कटने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटेंगे। 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। वोटर लिस्ट में किस तरह से ज्यादा लोग जोड़े जा सकें,
इसके लिए बीजेपी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप कर रही है। राजधानी लखनऊ में 12 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब फॉर्म 6 का ऑप्शन बचता है और इसके अलावा ड्राफ्ट रोल के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख 31 जनवरी 2026 यानी कि बस बुधवार तक का ही आपके पास मौका है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए प्रभावित वोटर्स से इन फॉर्म्स को भरवा सकती है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी एसआईआर के जाल में खुद ही फंस गई है। बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गंवाएगी, लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि जैसे बिहार में एसआईआर के बाद बीजेपी की जीत हुई, ऐसे ही 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। मुझे तो दोनों ही बयानों पर सख्त आपत्ति है। एसआईआर किसी को जिताने के लिए या किसी को हराने के लिए नहीं है। एक बयान हम जरा सुन लेते हैं, फिर इस पर करेंगे चर्चा। देखिए, एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सूपड़ा साफ हो गया और इनको लगता कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पौवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं।